नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब बात सिर्फ वोट की नहीं होती है, बात होती है परसेप्शन की, अब बात होती है भावनाओं की। अमित शाह की एक ऐसी तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आई जिसमें उनका चेहरा बेहद गंभीर दिखा और अपने संबोधन में बोलते ही बोलते उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उनका साफ तौर पर यह कहना था, वो बंगाल की जनता को यह बात याद दिला रहे थे कि कैसे 2014, फिर 2016, फिर 2021 और अब 2026 का ये सफर उनके लिए कितना संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि 77 के बाद अब 207 तक का जो हमने सफर तय किया है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी यात्रा तो रही, लेकिन इसमें असहनीय पीड़ाओं को हमें बहुत सहना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 321 वर्कर्स जो थे बीजेपी के, जिन्हें वो देवता तुल्य बता रहे हैं, उनकी जान इसमें गई है। इसी को बोलते बोलते अमित शाह जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं भावुक हो गए। सुनिए। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। अमित शाह का साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल की जो राजनीति थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा असहनीय पीड़ा वाली थी। टीएमसी का जब यहां पर राज था तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा, अगर बात करें, क्रूरता दिखाई गई थी। लोगों को घरों से निकाल के मारा गया था। जो डोर टू डोर कैंपेनिंग में लोग शामिल थे, उनके साथ बदतमीजियां की गई थी। शोभा नाम की एक महिला, जिनकी तस्वीर सभी ने देखी थी, 85 साल की वो महिला थी, जिनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी और 5 दिनों के भीतर उनकी जान चली गई थी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनका बेटा डोर टू डोर कैंपेनिंग में शामिल था। ऐसे ही कई प्रकार के जो है यहाँ पर उदाहरण है, उसका जिक्र अमित शाह ने किया है। अब ऐसे ही बोलते बोलते उन्होंने साफ तौर पर अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन बार बार जब भी चुनाव हारती है, किसी भी जगह चुनाव हारती है, तो उनके पास तमाम बातें होती है बोलने के लिए। जैसे वोट चोरी की वो बात करती है, ईवीएम की वो बात करते हैं, मतदाता सूचियों की वो बात करते हैं। तो इसी बीच अमित शाह ने साफ तौर पर जिक्र किया कि तमिलनाडु में, केरल में, सिक्किम में, बिहार में कितने सालों से आपकी सरकार नहीं आई है। तमिलनाडु का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि 1967 से आपकी यहाँ पर सरकार नहीं, आपका यहाँ पर सीएम नहीं, तो क्या यहाँ पर भी वोट चोरी हो रही है? और अगर वोट चोरी हो रही तो शायद वो कांग्रेस के अंदर के लोग ही कर रहे हैं, जो इतने समय से, इतने दशकों से आपका मुख्यमंत्री यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। सुनिए। कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है। बिहार में 36 साल से नहीं बना है। गुजरात में 30 साल से नहीं बना है। ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है। नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है। महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। तो अमित शाह के इन बयानों से साफ समझ आता है कि वो अब कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 22 राज्यों में अब एनडीए की सरकार है। और साफ तौर पर उनका यह कहना भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी और विपक्ष को पूरी तरीके से तोड़ने का काम जो है अब एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। एनडीए साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि विपक्ष में अब बिल्कुल मजबूती नहीं रह गई है। विपक्ष सिर्फ एक ही नैरेटिव चला रहा है, वो है एंटी मोदी। एंटी मोदी को लेकर के विपक्ष की जो रोटी है वो पक रही है और इसी को लेकर के विपक्ष सारे खेल खेलता है। टीएमसी को लेकर साफ तौर पर उनका यह कहना था, उन्होंने बताया कि टीएमसी भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रह पाई। यहां पर भी कांग्रेस अलग दिखी है, टीएमसी अलग दिखी है। तो इस बात का अगर कहें, कहीं ना कहीं जो दो लोगों की लड़ाई है उसमें तीसरे का फायदा होता है। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव बंगाल में जीती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत तो है ही, इसके साथ ही साथ ये विपक्ष के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ के चली गई है, क्योंकि किस तरीके से अब विपक्ष जो है वो बंगाल में अपनी वापसी करता है, या फिर 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होगी, उसमें विपक्ष किस तरीके से चुनाव लड़ता है, कितनी मजबूती के साथ खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।